यार अभिजीत, ताज्जुब तो इस बात का है कि मैं रंजना देवी की इस गुजारिश पर गौर तक क्यों कर रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं इतना उसके बारे में। इसमें ताज्जुब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषभ। ये कुछ दिल के बहुत गहरे जज्बों से इनकार करने का जो दिमाग अक्सर दिखावा करता है, पर दिल की सच्चाई के सामने दिमाग की सारी दलीलें फीकी पड़ जाती हैं। क्या ये तो क्या कह रहा है यार, तेरी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। ऋषभ, तेरे दिलो दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। दिमाग जो रंजना देवी की गुजारिश को ठुकराना चाहता है, पर दिल है कि मानता नहीं। यार एक कमबख्त दिल तो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन मेरा दिल ये जानता है कि मेरी जरूरतों को ठुकरा कर रंजना देवी आज करण की मां बन बैठी, तो मैं उनकी मदद क्यों करूं यार? लेनिन के पास जाकर करण को बचाने के तरीके क्यों तलाश करूं मैं? ये सवाल तो बेशक उठेंगे ऋषभ, और इनके जवाब भी तुझे खुद ही ढूंढने हैं। 20 साल तक तू रंजना देवी को अपनी मां कहता और मानता है, लेकिन करण को तेरी जिंदगी में दाखिल हुए शायद अभी 20 महीने भी नहीं हुए। और इन 20 महीनों में अभिजीत, रंजना देवी ने जिस रफ्तार से मुझसे फासला बनाया है, उस रफ्तार से 20 सालों में वो मेरे करीब नहीं आई यार। तो फिर फैसला कर ले कि तुझे रंजना देवी की मदद नहीं करनी है। ये त्रिशंकु की तरह बीच में लटकने वाली जो स्थिति होती है ना, बहुत बुरी होती है, या इधर या उधर। देख यार, अगर मैं उनकी मदद ना करूं तो मुझे बहुत फायदा होगा। करण से डेफिनेटली मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लेनिन के पास जो सबूत है वो करण को जेल पहुंचा कर ही दम लेगा। और मुझे और क्या चाहिए? बोलना यार, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ऋषभ, बात कुछ जम नहीं रही यार। यार तू तो मुझे हेल्प करने के बजाय मुझे और कंफ्यूज कर रहा है, कोई फैसला लेने ही नहीं देता। तो अरे ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हो? लेनिन के पास करण के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वो सुधाकर राव का कातिल है। तो मां ये चाहती है कि मैं किसी भी तरह करण को बचा लूं, उस करण को। मुझे लगता है तुम्हें ये मदद करना कबूल कर लेना चाहिए। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेटा? तुम चाहती हो कि मैं जाकर उनकी मदद करूं, जबकि दिन रात मैं करण को अपने रास्ते से हटाने के तरीके तलाश करता रहता, और तुम इस तरह तो करण लेनिन के हाथों तबाह हो जाएगा। क्या वो तुम्हें मंजूर होगा? ऋषभ, ये मौका हाथ से मत जाने तुम। करण की जिंदगी बचाकर तुम उस पर जो एहसान करोगे, वो एक मौत खुद ब खुद मर जाएगा। और रंजना देवी जो करण के नाम के नगाड़े बजाया करती हैं, तुम्हारी मुरीद हो जाएगी। रंजना देवी को अपना मुरीद बनाने का मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई है। क्यों मैं करण को लेनिन के हाथों मरने दूं? नहीं, मैंने तय कर लिया, मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ रंजना देवी की। जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? माँ और बाबूजी जिस तरह की बहू चाहते, मैं वैसी नहीं हूँ। कमाल करती, वो लोग तुमसे कितना प्यार करने लगे। प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरी सच्चाइयों के बारे में नहीं जानते। सुनील, तुम भी जानते हो, वो मुझे जितना अच्छा समझते हैं वो उतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि हम शादी करने जा रहे हैं। फिर तुम्हारी पिछली सच्चाइयों को कोई जाने या नहीं जाने, तुम किसी को अच्छी लगो या बुरी, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है सुनील, पड़ता है फर्क। वो लोग जिस ऋतु को अपनी पलकों में बिठा रहे, वो ऋतु उस लायक है ही नहीं। आज जब बाबूजी को उस अखबार में खबर पढ़ते हुए सुना तो मैं घबरा गई। जब उन्हें मेरी खबर के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? कुछ नहीं बीतेगी। तो तुम जाकर उन्हें सब कुछ बता दो, एमएलए के केस के बारे में, मेरे अबॉर्शन के बारे में, नीतू पर उस एमएलए का मर्डर का चार्ज के बारे में, सब कुछ। देखो नीतू, उन्हें ये सब बताने की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन छिपाने की जरूरत महसूस होती है। देखो, मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ।
ये लुकाना छिपाना, आंख मिचौली, पर्दादारी करना, ये सब मेरी फितरत में नहीं आता। लेकिन माँ पापा को उस एमएलए के केस के बारे में बताना मुझे जरूरी नहीं लगता। जब सारा शहर इस बात को जानता है तो उन्हें हम इस बात से बेखबर क्यों रखें? और वो लोग जो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाले हैं, वो लोग जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, उन्हें इस बात से बेखबर रखना मेरी नजरों में सरासर धोखा है। वो ना इस शहर के हैं, ना इस शहर के रहने वाले हैं। लेकिन मैं तो उनकी दुनिया में बसने जा रही हूँ ना सुनी। उन्हें मेरी इस असलियत के बारे में पता होना ही चाहिए। रितु, वो हादसा तुम्हारी असलियत नहीं है, एक मामूली सी गलती थी। वो मामूली थी या बड़ी, ये फैसला उन्हें लेने दो। तुम खामखा जिद कर रही हो रितु। सुनील, ये जिद मेरी नहीं, मेरी आत्मा की है। अच्छा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब तुम्हें उन्हें जाकर बताओगे मेरे अबॉर्शन के बारे में, एमएलए के केस के बारे में, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि ये बातें उनको बताई क्यों जाएंगी। यानी कि तुम्हें भी इस बात से डर है कि मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगी? नजरों से गिरने वाली बात नहीं है रितु। वो गांव के जिस समाज में रहते हैं, वहां की मर्यादा शहर के तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी हकीकत जानने के बाद उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। देखो रितु, उनको ये बात नहीं बताई जाएगी। सुनील, शादी से पहले उन्हें ये बात बतानी है। अगर तुम नहीं बताते तो मैं खुद जाकर बताऊंगी। रितु, मैं फैसला ले चुकी हूँ। हेलो। हेलो त्यागी, मैं शिवानी बोल रही हूँ। शिवानी जी, आपका जाना तय हो गया? हाँ, परसों की टिकट्स आ गए हैं। परसों का? क्यों, उदास हो गए? ये बात आप हमरे दिल से पूछेगा शिवानी जी। आप पता नहीं कितने दिन के लिए हमसे दूर जा रही हैं। ये बात सुनते ही हमरा सांस हमरा साथ छोड़ने का गुहार करने लगा। ऐसा मत कहो त्यागी, मुझे लगता है कि मैं तुम पर कोई गुनाह कर रही हूँ। सजा दिए जा रही हैं आप शिवानी जी। ऊपर वाला बहुत अच्छे से जानता है, इसे वो अलग अलग तरीका ढूंढ रहा है हमका सजा देने का। वो जानता है कि कानून का सजा ही ससुर त्यागी भोग जाएगा, लेकिन आपका जरिया दिया गया सजा हमरा बहुत मुश्किल होगा। सब ठीक हो जाएगा त्यागी। ठीक होने का आसार हो तो हम आशा रखें। आप तो हवाई जहाज में बैठ के फुर्र से दुनिया के दूसरे छोर पर उड़ जाएंगी और हम आकाश की तरफ आंखें लगाए बैठा करेंगे कि पता नहीं कौन सा हवाई जहाज आपको वापस ही धरती पर ले आए। शिवानी जी, जानती हैं जब आप हमका फोन किया तो 1 सेकंड में हम बहुत सारा सुख भोग लिया। हमका लगा कि अभी आप हमसे कहेंगे कि त्यागी हम जाने का विचार कैंसिल कर दिया, लेकिन आप तो परसों जा रही हैं और हम अभी आपसे बिछड़ने का इंतजाम भी नहीं किया। तुम ही मुझे बताओ त्यागी, मैं क्या करूं, कैसे करूं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। ना तो मैं अपने आप को रोक सकती हूँ और ना तुम्हें छोड़कर जाने का दिल करता है मेरा। नहीं, आप जाइएगा शिवानी जी। वो औरत जो आपको जन्म दिया, आपका माँ हमरे लिए बहुत ही पूजनीय है। हम अपना खुदगर्जी में ऐसा कैसे कर सकता हूं कि आपको उनके पास जाने से रोक। आप जाइएगा शिवानी जी, लेकिन एक विनती है कि जाने के पहले एक दफा त्यागी से मिल जाइए। नमस्ते। बाय त्यागी। यस। ऋषभ, हेलो मिस्टर। किस नाम का इस्तेमाल करूं? दिनेश शाह, लेनिन या फिर कोई और? जिस नाम से मेरे अपने मुखातिब होते हैं, लेनिन। तो
हेलो मिस्टर लेनिन। जिंदगी ने ऐसे मौके बहुत कम दिए हैं ऋषभ, जब कुछ पल के लिए मेरा अपनी आंखों से एतबार उठ गया हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे दरवाजे पर तुम हो। तुम्हारा एतबार तो लम्हे भर के लिए डगमगाया होगा लेनिन, लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं यहां तक चला आया। अरे भाई ऋषभ, मैं बेशक बुरा आदमी हूं, लेकिन उतना बुरा नहीं हूं जितना कि लोग समझते हैं। मैं लोगों के बातों में आने वालों में से नहीं हूं लेनिन। और फिर मैं यहां तुम्हारी अच्छाई और बुराई को नापने नहीं आया। तो फिर ठीक है, तुम्हारे मुंह से सुनते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो। मैं यहां तुम्हें एक सलाह देने आया हूं। रंजना देवी को परेशान करना छोड़ दो। सलाह से ज्यादा अच्छा शब्द गुजारिश होती मैं है। अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता हूं लेनिन, इसलिए एक बार फिर कहता हूं, मैं तुम्हें सलाह देने आया था। तो फिर सलाह देने की बजाय सलाह लेके जाओ। इस पचड़े में ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा। मैं इस पचड़े में पड़ चुका हूं, और अपनी खुशी से। तो फिर मैं तुम्हारी सलाह लेने से साफ इनकार कर। तुम जिस औरत को डरा धमका रहे हो वो मेरी मां है लेनिन। देखो ऋषभ, मेरी दुश्मनी रंजना देवी से नहीं, करण से है। उसे भी तो रंजना देवी ने अपनी कोख से जन्म दिया है, और जब मैं दुश्मनी करता हूं तो फिर खानदान की परवाह नहीं करता। दुश्मनी निभानी मुझे भी अच्छी तरह से आती है लेनिन। कहां ना परवाह नहीं। तो परवाह करो, अपनी खैरियत के लिए परवाह करो। अपनी खैरियत की परवाह करता तो आज उस मुकाम पर नहीं पहुंचता जहां पर हूं। तुम जहां कहीं भी रहो, मेरी मां से दूरी कायम रखना, समझे? ऋषभ, तुम्हारी ये सलाह धीरे धीरे मेरे लिए चैलेंज बनती जा रही है, और चैलेंजेस कबूल करना मेरा बहुत पुराना शौक रहा है। रियली? इस बार तुम्हारा यह शौक कहीं जरूरत से ज्यादा महंगा ना साबित हो जाए। अरे भाई, मेरे महंगे सस्ते की परवाह तुम मत करो। तुम्हारे पास गैर कानूनी ताकत है लेनिन, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें शायद दौलत की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी तक। दौलत की ताकत? हाँ। दौलत से पिस्तौल खरीदी जा सकती है मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, कलेजा नहीं। बाजार में हिम्मत नकद रोकड़ा देकर भी नहीं मिलती। जाओ, जाकर आजमा लो अपनी दौलत की ताकत भी। लेकिन एक बात याद रखना, लेनिन जब दुश्मनी निभाने निकलता है तो जरूरत से ज्यादा रईस हो जाता है। तुम्हारी गुंडा ताकत से डरने वाले कोई और होंगे लेनिन। मैं तुमसे या तुम्हारे चमचों से रत्ती भर भी नहीं डरता, समझे? तो अब तुम मेरी बात सुनो ऋषभ मल्होत्रा। क्या? ऋषभ, तुम यहाँ? और तुम दोनों में ये बहस किस बात पर हो रही है? गुप्ता जी, गुप्ता जी। हाँ बेटी, बोलो। आपसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे बेटी मत बुलाइए। ये ऑफिस है, घर नहीं। यहाँ मुझे सिर्फ नीतू कहिए। हाँ नीतू जी, आपने मुझे बुलाया था। ये अकाउंट्स की बुक पूरी क्यों नहीं है? जितनी आमदनी हुई उन सब की एंट्री मैंने की हुई है। बस, क्या इससे काम हो जाता है? सबके सब लापरवाह हो गए हैं। यहाँ कोई अपना काम समझकर काम नहीं करेगा। आप कहिए तो सही, आपको शिकायत क्या है? हमारी फर्म ने जितने लोन्स लिए थे, जितने कर्जे लिए थे, उसकी डिटेल्स, उन कर्जों पर जितना ब्याज चढ़ चुका है उसकी डिटेल्स, क्या वो सब जोड़कर रखना आपने जरूरी नहीं समझा? नीतू जी, मैंने मोटे तौर पर उन सब के अलग से लिस्ट बना के रखी हुई है। आप कहे तो दिखाऊं? मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लोन का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट प्लीज इस अकाउंट बुक्स में फिल कर दीजिए। ठीक है, कर देता हूँ। पर नीतू जी, इसमें आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत थी? तुम दोनों में ये बहस किस बात पर हो रही है? बहुत निराश किया इस आदमी ने मुझे। सोचा था कि इसके जज्बात में कुछ वजन होगा, लेकिन सब धुआं निकला। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं। इस आदमी को समझा दो स्वेतलाना। मर्द का बच्चा है तो खुद आकर समझाना मुझे। ऋषभ एक बहुत बड़े मर्द का बच्चा है लेनिन। होगा, लेकिन अब इसके खून में मुझे मिलावट नजर आ रही है। ये अपने सौतेले भैया करण की ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से आया हूँ। अरे बात तो एक ही है ना। दोनों बातों को एक समझने की गलती मत करना लेनिन। जो सलूक तुम करण के साथ करना चाहते हो, वो सलूक मेरी माँ के साथ करने की हिम्मत मत करना। स्वेतलाना,
ये आदमी दिन रात मेरी मां को डराता है, धमकाता है। इसके पास करण के खिलाफ कोई कसट है जो बार बार मेरी मां को सुनाता है। और मेरी मां बीमार है। अगर मेरी मां को कुछ हो गया लेनिन तो तबीयत ठीक रखनी है तो वो अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं कि दूसरों के बयान कैसेट में बटोरना बंद कर दे। खैर, अब तो बेचारा खुद ब खुद जेल के अंदर बंद होने जा रहा है। जो रास्ता तुम करण की तबाही के लिए तैयार कर रहे हो लेनिन, उसी रास्ते पर तुम्हें भी चलने पर मजबूर किया जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि करण के पास तुम्हारे खिलाफ वो सबूत है जो तुम्हें सलाखों के पीछे डरवा सकती है। सुनी भाषा सुनी जनाब। झंडा तो ये रंजना देवी का उठाकर आए हैं, लेकिन अश्वदूत ये अपने बड़े भैया करण का मंड रहे हैं। अगर ऋषभ खुद चलकर यहाँ तक आया है तो तुम्हें समझौता कर लेना चाहिए। समझौता? समझौता? हाँ। कोई है? बाजार जाकर बुज़दिलों का शब्दकोश लेकर आओ। मुझे वो समझौता का मायना समझना है। मेरी डिक्शनरी में तो ये शब्द है नहीं। आप लोग प्लीज यहां से जाइए। थैंक यू। इस करण को तो मैं अपनी गिरफ्त से हरगिज रिहा नहीं करूंगा। लेनिन, तुम्हारे हाथ करण नहीं, करण के खिलाफ एक सबूत आया है बस। करण तुम्हारी गिरफ्त में नहीं, कानून की गिरफ्त में जरूर आ जाएगा। और कानून की पकड़ कितनी ढीली की जा सकती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी और करण की इस खिलाफत का नतीजा क्या होगा? करण ने तुम पर एक कैसेट की बुनियाद पर केस कर दिया, तुम भी एक कैसेट के दम पर उस पर केस कर दोगे। नतीजा तुम दोनों के हाथ में नहीं है। कानून अपनी रफ्तार से फैसला सुनाएगा। उस दौरान तुम दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरोगे, बस, है ना? अब इसे समझौते का मतलब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कभी कभी बारूद में शोर ज्यादा होता है और आग बहुत कम। करण और लेनिन उसी बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझाओ इसे स्वेतलाना, इसकी अकल पर धूल जम गई है। समझाओ इसे। करण के गुरूर के चीथड़े उड़ा दिए हैं मैंने। अब मैं उसे इतनी आसानी से लेनिन, एक मर्तबा तुम्हारी बहन पूरी तरह टूट गई थी। उस वक्त सिर्फ ऋषभ था जिसने मेरा साथ दिया, और ये एहसान तुम भी मानते हो जो ऋषभ ने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में पनाह देकर किया था। अब उस एहसान को उतारने का मौका तुम्हें मिल रहा है। इस मौके को मत खोना प्लीज। बेगा